तो एक आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट नेचर, अगर एक बॉन्ड आयनिक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी एक एटम के पास रहेगा, अगर कोवेलेंट है इलेक्ट्रॉन का पेयर बीच में रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर बिल्कुल बीच में होना दो एटम के, दिस इज कोवेलेंट नेचर। और इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी एक एलिमेंट के पास रहना, दिस इज आयनिक नेचर। तो अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हुई और उसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर ना तो बिल्कुल कॉर्नर पर है ना बिल्कुल बीच में है, वो इस एटम बी से थोड़ा पास है बट एकदम एटम बी के पास भी नहीं है, तो इस पर पूरा नेगेटिव चार्ज आने के बजाय पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन का पेयर हल्का सा बीच में चला गया है। दिस विल क्रिएट सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड है तो आयनिक, बट अब इस बॉन्ड में थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर माना जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन का पेयर थोड़ा सा बीच में आया है। इसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बिल्कुल बीच के बजाय यहाँ पर है जो लगभग बीच में है मगर बीच में नहीं है, तो अब ये बॉन्ड कोवेलेंट माना जाएगा बट इट विल हैव सम आयनिक कैरेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, उसमें थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में आने से। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बीच में आता है, बॉन्ड स्टिल आयनिक रहेगा बट उसमें थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ज्यादा बीच में आ गया तो फिर वो बॉन्ड कोवेलेंट कहलाएगा पर थोड़ा आयनिक कैरेक्टर उसमें कहेंगे। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। सपोज आपके पास में लिथियम क्लोराइड है, ये प्योरली आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। लिथियम कैटायन है, क्लोराइड एनायन है। अगर इस क्लोराइड एनायन के आसपास ये लिथियम कैटायन नहीं होता, इस क्लोराइड एनायन के आसपास ये लिथियम कैटायन नहीं होता, तो ये जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सब तरफ से अट्रैक्ट करता और इस एनायन का शेप स्फेरिकली सिमेट्रिकल, परफेक्ट स्फेरिकल रहता। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसका न्यूक्लियस सब तरफ से अपनी तरफ पुल करेगा और इस एनायन का जो शेप है वो प्रॉपरली स्फेरिकल शेप का एनायन रहेगा ये। लेकिन इसके एक तरफ ये कैटायन अगर आ गया तो ये कैटायन अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा और इसके कारण एक तो इस एनायन के ये शेप को स्फेरिकल से डिस्टॉर्ट कर देगा, बिगाड़ देगा और अपनी तरफ पुल करेगा। इस तरह से ये एनायन का शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा इस कैटायन के कारण और इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिडिल में आने लगेगा। दिस विल क्रिएट सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड। कैटायन की ये टेंडेंसी जिसके कारण वो एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ पुल करता है, इस कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। कैटायन की वो टेंडेंसी जिसके कारण वो एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर लेता है, ये उसकी पोलराइजिंग पावर कहलाती है। और एनायन की टेंडेंसी जिसके कारण वो कैटायन की तरफ पुल हो जाता है उसकी पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। तो कैटायन अपनी पोलराइजिंग पावर के कारण एनायन को पोलराइज करता है और ये एनायन पोलराइज हो जाता है उसकी पोलराइजेबिलिटी के कारण और इसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बीच में आने लगता है। दिस इज कॉल्ड, दिस विल क्रिएट कोवेलेंट कैरेक्टर इन दैट आयनिक बॉन्ड। तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है, एनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है। तो फॉर कैटायन पोलराइजिंग पावर, कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है द टेंडेंसी ऑफ द कैटायन टू पोलराइज द एनायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर।
Polarizing power of a cation is directly proportional to its charge. एक सिंगल चार्ज वाला कैटायन एनायन को कम पोलराइज करेगा, एक डबल चार्ज वाला कैटायन एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा। ये ज्यादा पोलराइज करेगा, इसका चार्ज ज्यादा है, ये कम पोलराइज करेगा अपने एनायन को क्योंकि इस पे चार्ज कम है। ये जो पोलराइजेशन हो रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हो रहा है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहता है वो K(Q1Q2) अपॉन R² होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कैटायन देगा एनायन को वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर एनायन कॉमन है, सपोज लिथियम क्लोराइड है, तो एनायन तो कॉमन है तो ये Q2 चार्ज इक्वल है, मगर कैटायन का चार्ज डबल है बेरिलियम पर, तो फोर्स बेरिलियम ज्यादा लगाएगा, and this force is inversely proportional to distance. That's why the polarizing power of the cation is inversely proportional to its size. अगर हम लिथियम क्लोराइड की बात करें और सोडियम क्लोराइड की बात करें तो लिथियम छोटा कैटायन है, क्लोराइड सोडियम बड़ा कैटायन है, क्लोराइड एनायन दोनों के पास सेम है, तो ये कम पोलराइज करेगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी अट्रैक्शन के लिए। इसका साइज छोटा है, ये ज्यादा पोलराइज करेगा। तो एक छोटा कैटायन ज्यादा पोलराइजेशन देगा बड़े कैटायन के कंपैरिजन में, बिकॉज छोटे कैटायन के लिए डिस्टेंस कम हो जाती है। तो polarizing power of the cation is directly proportional to its charge and inversely proportional to its size. कैटायन की पोलराइजिंग पावर उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम कह सकते थे LiCl और NaCl में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में रहेगा, बताइए। LiCl और NaCl में से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में रहेगा? सर LiCl में। LiCl में ज्यादा रहेगा। लिथियम छोटा कैटायन था, उसने ज्यादा पोलराइज किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बीच में आया, इसके पास ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, इसके पास कम कोवलेंट कैरेक्टर है, मतलब ये ज्यादा आयनिक है। क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकते हैं, या तो आपको पूछा जाएगा LiCl और NaCl में से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में रहेगा, आंसर इज LiCl। ये भी हो सकता है कि LiCl और NaCl में से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में रहेगा, देन आंसर विल बी NaCl। इसी प्रकार से LiCl और BeCl2 में से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में रहेगा, LiCl और BeCl2 में से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके पास रहेगा? सर BeCl2। BeCl2 will have more covalent character because बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, वो क्लोराइड एनायन को ज्यादा पोलराइज कर लेगा। तो किसी कैटायन की पोलराइजिंग पावर उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। हम ये भी कह सकते थे कि द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन is proportional to its ratio of charge and size. The ratio of this charge and size, charge upon size, size मतलब उस कैटायन का वॉल्यूम, is called charge density. तो जिस कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा पोलराइज करेगा। लेकिन इस बेसिस पर अगर हम देखें, अगर इस बेसिस पर हम देखें तो NaCl और AgCl में
NaCl में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रहना चाहिए, इसका कैटायन छोटा है, AgCl का कैटायन बड़ा है और चार्ज दोनों पे बराबर है, मगर AgCl में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रहता है, जबकि यहाँ पर साइज इसका बड़ा था। NaCl में Na+ आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है, 3s1 का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। सिल्वर एटॉमिक नंबर होता था 47, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। ये सिल्वर कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिल्वर के पास एक इलेक्ट्रॉन 5s1 में था, वो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो सिल्वर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन, सिल्वर कैटायन के पास 47 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सोडियम कैटायन का आउटर मोस्ट शेल देखें तो उसके पास में NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है, वेयर N इज द आउटर मोस्ट शेल। किसी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन रहना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। लेकिन सिल्वर कैटायन के पास में देखें तो आउटर मोस्ट शेल 4th है और उसके पास NS2 NP6 ND10 कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज कॉल्ड सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी एलिमेंट के पास NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी के पास NS2 NP6 ND10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सिल्वर कैटायन के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम कैटायन के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसी कैटायन के पास होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत बढ़ जाती है, फिर भले उसका साइज बड़ा हो। तो इफ द कैटायन हैज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, if the cation has pseudo noble gas configuration, then its polarizing power is very high। अगर कैटायन के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है तब उसकी पोलराइजिंग पावर बेहद ज्यादा होती है। तो एक कैटायन की पोलराइजिंग पावर उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। फॉर द एनायन द पोलराइजेबिलिटी एक एनायन की पोलराइजेबिलिटी, अगर एक एनायन पर एक नेगेटिव चार्ज है और एक एनायन पर दो नेगेटिव चार्ज है, तो जिस एनायन पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है इस एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रिच होगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ज्यादा रिच हुआ तो इस एनायन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रिच होने से। तो ये कैटायन इसको ज्यादा पोलराइज कर लेगा बजाय कि इसको, ये ज्यादा पोलराइजेबल होगा बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रिच है, तो अपने न्यूक्लियस से ज्यादा प्रॉपर होल्ड नहीं रहेगा। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज। ये आयन ज्यादा पोलराइज हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा लूज है क्योंकि बड़ा है ना, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है उससे इलेक्ट्रॉन दो ज्यादा है, ये न्यूक्लियस ढंग से होल्ड नहीं कर पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को।
यहाँ न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन उससे एक ही ज्यादा है, तो ये ठीक से होल्ड कर लेगा। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज and the polarizability of the anion is directly proportional to its size also. एक बड़ा एनायन है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, छोटा एनायन है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने न्यूक्लियस के पास रहता है, तो ये ज्यादा इजीली पोलराइज होगा। तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी जब ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने से दोनों से ही कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में ज्यादा आता है। ये कैटायन जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा और ये एनायन जितना पुल होने देगा, इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आएगा और बॉन्ड में प्योर आयनिक कैरेक्टर के बजाय थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर ला देगा। तो अगर आपको कोई आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात की जाए कि उस आयनिक कंपाउंड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास में, तो आपको ये 5 चीजें देखनी चाहिए। These 5 statements regarding the polarizing power of the cation and the polarizability of the anion is called फजान्स रूल्स। ये फजान्स रूल कहलाते हैं। सर ये पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। इन दोनों में से ज्यादा इजीली पोलराइज कौन हो सकता है किसी कैटायन से? सर ऊपर वाला। इसका साइज बड़ा है, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ढंग से होल्ड नहीं करेगा, तो ये ज्यादा इजीली पोलराइज हो जाएगा। एनायन जब बड़ा होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाता है, तो उसका न्यूक्लियस दूर हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, तो वो उसको होल्ड नहीं करता प्रॉपर। तो ये हमने देखा कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ना इसका उल्टा आयनिक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। द आयनिक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मान लीजिए एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, अब उसमें हल्का सा आयनिक नेचर आ सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड can be of 2 types: non-polar covalent bond and polar covalent bond. When a covalent bond is formed between 2 similar atoms, अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है तो इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 एटम है, उन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एटम उसको अपनी तरफ पुल करता है, ये एटम भी उसको अपनी तरफ पुल करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। दिस टेंडेंसी ऑफ द एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दोनों एटम लेकिन सेम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा एंड दिस विल बी अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ये प्रॉपर एक प्योर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। तो द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन द 2 सिमिलर एटम्स इज अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर। ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। लेकिन मान लीजिए 2 डिसिमिलर एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, क्योंकि दोनों एटम डिफरेंट है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है,
तो क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ पुल कर लेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ पुल कर लेने से इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन की तरफ से। इलेक्ट्रॉन पुल हो गया तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल क्रिएट करेगा जिस मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड अ डायपोल। ये सिस्टम एक डायपोल सिस्टम कहलाता है और ये बॉन्ड एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और ये उस कोवेलेंट बॉन्ड में हल्का सा आयनिक कैरेक्टर ला दिया इसने। तो दिस इज द आयनिक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो covalent bonds have ionic character when the covalent bond is formed between two dissimilar atoms. अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है तो उसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आता है और ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस किसी डिस्टेंस पर सेपरेट रहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जितना पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्लोरीन पे आएगा उतना पार्शियल पॉजिटिव इस हाइड्रोजन पे जाएगा। तो इन दोनों चार्जेस की क्वांटिटी सेम रहेगी। अ सिस्टम हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है इसकी। अ सिस्टम कंटेनिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस इज कॉल्ड अ डायपोल। ये सिस्टम एक डायपोल कहलाता है और इस डायपोल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसका डायपोल मोमेंट किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। किसी डायपोल की प्रॉपर्टी होती है उसका डायपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है। तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगी? चार्ज को कूलम में मेजर करें, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करें तो इट विल बी कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट की यूनिट होगी कूलम मीटर। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। बट इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर करने के लिए another unit that can be given is ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चार्ज की यूनिट बेसिकली हम लोग कूलम यूज करते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, it is another unit for charge. तो वन इलेक्ट्रॉन हैज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज। तो अगर हम एक डायपोल के चार्ज को ESU में मेजर करें और इस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करें तो अनदर यूनिट फॉर डायपोल मोमेंट विल बी ESU सेंटीमीटर। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर, या डायपोल मोमेंट को मेजर किया जाता है ESU सेंटीमीटर में। सपोज एक कंप्लीट पॉजिटिव और एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज एक एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो इसका डायपोल मोमेंट 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, एक एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर एक डायपोल है जिसमें एक कंप्लीट पॉजिटिव और एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर सेपरेट है तो इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट होगा किसी एक पोल पे चार्ज। तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेपरेट था तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और एक 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है दैट इज 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ESU सेंटीमीटर में इसका, जबकि इसी का कूलम मीटर में क्या लिखते हैं हम?
इसी को हम डायपोल मोमेंट को कूलम मीटर में लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻10 कूलम मीटर, क्योंकि ये चार्ज कूलम में और डिस्टेंस मीटर में बताई। अच्छा, ये जो 10⁻10 और 10⁻8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। बट इस पूरी टर्म को 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, इस पूरी टर्म को हम एक नई यूनिट बना सकते हैं 1 डिबाय। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी डिबाय। 1 डिबाय डायपोल मोमेंट होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट सिंपली मैं लिख सकता था 4.8 डिबाय। तो डायपोल मोमेंट की ये 3 यूनिट है, कूलम मीटर, ESU सेंटीमीटर एंड डिबाय। डिबाय ज्यादा इजी रहेगी क्योंकि ये न्यूमेरिकली थोड़ा ठीक दिखता है। कन्वर्जन हम कर सकते हैं। 1 डिबाय होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो वाटर का डायपोल मोमेंट 1.8 डिबाय होता है, मतलब वाटर का डायपोल मोमेंट 1.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन मेनली आपको डिबाय यूनिट्स में दिए जाते हैं। तो जब किसी मॉलिक्यूल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ये उस मॉलिक्यूल में एक डायपोल क्रिएट कर देता है, और डायपोल मोमेंट उस डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, तो हम उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट मेजर कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी डायपोल का डायपोल मोमेंट में मैग्नीट्यूड होता है जो कूलम मीटर में या ESU सेंटीमीटर में या डिबाय में बताया जाएगा, और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। इस डायपोल के पॉजिटिव एंड से इस डायरेक्शन के नेगेटिव एंड की तरफ इस डायपोल की डायरेक्शन मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हुए हैं, डायपोल की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में मानी जाएगी। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन भी रहेगी। तो जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर रहेगा। डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा रहेगा इस बॉन्ड में उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रहेगा। अगर एक मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डायपोल की डायरेक्शन रहेगी। एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स थे, इनके बीच में डायपोल बना, तो इस मॉलिक्यूल का एक नेट डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बना, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक डायपोल इस डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है और एक डायपोल उसमें इधर भी रहेगा। नाउ इलेक्ट्रॉन का पुल जितना इस डायरेक्शन में हो रहा है और उसके कारण एक डायपोल मोमेंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का पुल उतना इस डायरेक्शन में भी हो रहा है। दो इक्वल एंड अपोजिट डायपोल यहां पर काम कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डायपोल, और वो 0 हो जाएगा। मतलब एक मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है? उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले सारे इंडिविजुअल डायपोल्स का वेक्टर सम। वेक्टर सम आपको पता है क्या होता है? वेक्टर सम मतलब आप डायपोल्स को ऐड करेंगे, नॉट ओनली देयर मैग्नीट्यूड बट अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन ऑल्सो। मैग्नीट्यूड इन दोनों के इक्वल थे
डायरेक्शन अपोजिट थी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट डायपोल मोमेंट 0 कर देंगे। इसमें एक ही डायपोल है, कैंसल आउट नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल का एक नेट डायपोल मोमेंट होगा, इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वी शेप का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का लीनियर स्ट्रक्चर लीनियर होता है। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वी शेप होता है। इसमें एक डायपोल इस डायरेक्शन में है, इसमें एक डायपोल इस डायरेक्शन में है। अब ये दो डायपोल इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इसका नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। कुछ आएगा इसका? तो कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इन डायपोल्स के वेक्टर सम करने होते हैं। उसके लिए पहले आपको उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चाहिए। उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होने पर आप उसमें सारे इंडिविजुअल डायपोल पहले बना लेंगे। जैसे आ गया कि CO2 और SO2 में से डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका रहेगा। पहले हमने CO2 का स्ट्रक्चर बनाया, जब हमने इस पे डायपोल बनाए तो हमें दिख रहा है कि यह जीरो हो जाएगा। पर जब SO2 का स्ट्रक्चर बनाया तो हमें दिख रहा है कि यहाँ एक वेक्टर इधर है, एक इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, जबकि ये एंगल 180 डिग्री पे कैंसिल होते एक दूसरे से। पर इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल अगर होता तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, लाइक दिस। तो उसमें एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है, और ये एक प्लेन में 120 डिग्री पर एक डायपोल इधर, एक इधर, एक इधर, रिजल्टेंट जीरो कर देगा। तो इसका भी रिजल्टेंट जीरो है। यू कैन कंसीडर दिस डायपोल्स लाइक फोर्स, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं एक प्लेन में 120 डिग्री पर ट्राइगोनल प्लेनर में, तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। वैसे ही डायपोल की भी बात है। तो डायपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए आपको उस मॉलिक्यूल का पहले स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और स्ट्रक्चर बना लेने के बाद फिर हम उस मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट, पहले सारे इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट बना लेते हैं, उसके बाद उनका नेट सम देखते हैं। जैसे C2H2Cl2, ये मॉलिक्यूल अपने दो फॉर्म में पाया जाता है, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन एंड ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ये मॉलिक्यूल सिस, इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्लोरीन एक तरफ निकले हैं, ये सिस मॉलिक्यूल है। ये ट्रांस मॉलिक्यूल है, इसमें डबल बॉन्ड के डायगोनली अपोजिट पे क्लोरीन निकले हैं। तो ये मॉलिक्यूल अपने दो फॉर्म में पाया जाता है, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन एंड ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसमें अगर इस डायपोल की डायरेक्शन देखें तो कार्बन क्लोरीन डायपोल इधर है, कार्बन क्लोरीन डायपोल इधर है, ये इसको कैंसिल करेगा। इस डायपोल की डायरेक्शन इधर है, इस डायपोल की डायरेक्शन इधर है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, या नेट डायपोल जीरो होगा। पर इसमें इस डायपोल की डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये सब आकर ऐड होंगे, इस डायरेक्शन में एक डायपोल रहेगा। कार्बन हाइड्रोजन डायपोल कार्बन की तरफ होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नेट जीरो हो जाएगा। बट यहाँ चीजें कैंसिल नहीं हो रही हैं। तो दिस इज द आयनिक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिनके हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, फिर हम उनके डायपोल मोमेंट किन के जीरो होंगे और किन के जीरो नहीं होंगे वो सब निकाल सकते हैं।
डायपोल मोमेंट को यूज करके हम एक मॉलिक्यूल में ये पता कर सकते हैं कि उसके बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आएगा। क्योंकि डायपोल मोमेंट एक मेजरेबल क्वांटिटी है, आप प्रैक्टिकली इसको मेजर कर सकते हो, तो इसलिए आप इससे न्यूमेरिकली ये बता सकते हो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर आया है। द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू 100% इंटू 100। सपोज आपने HCl गैस ली और एक्सपेरिमेंट करके आपने इस HCl गैस का डायपोल मोमेंट पता किया, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट सपोज 1.8 डिबाई थी, या ज्यादा हो गया तो 1.3 डिबाई थी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट आपने पता की, तो इसको कहेंगे ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है? ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट अपॉन म्यू 100% इंटू 100। ये म्यू 100% क्या है? ये तो ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट है जो एक्सपेरिमेंट करके निकालोगे। ये क्या है? ये एक टर्म है जो बताती है कि यदि ये बॉन्ड इसी बॉन्ड लेंथ पर, सपोज इसकी बॉन्ड लेंथ है 2 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू बताती है कि यदि ये बॉन्ड इसी बॉन्ड लेंथ पर 100% आयनिक होता तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होता। ये एक थ्योरेटिकल टर्म है, म्यू 100%। अगर ये बॉन्ड उसी बॉन्ड लेंथ पर 100% आयनिक होता, अच्छा जब ये बॉन्ड इसी बॉन्ड लेंथ पर 100% आयनिक होता तो इसके इन दोनों एंड्स पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं जाता, बल्कि कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जाता। तो इस 2 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ पर अगर ये बॉन्ड 100% आयनिक होता तब इसका डायपोल मोमेंट म्यू 100% कहलाता। और वो कितना होता? चार्ज ऑन एनी वन पोल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। किसी एक पोल पर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो म्यू 100% एक थ्योरेटिकल टर्म है जो हम कैलकुलेट करेंगे। यदि वो बॉन्ड 100% आयनिक होता तो कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता, दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। मतलब तब ये कितना आता? 4.8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻18 ASU सेंटीमीटर। बट दिस टर्म इज कॉल्ड डिबाई, ये डिबाई में दिया है तो मुझे इसको भी डिबाई में निकालना चाहिए। तो म्यू 100% विल बी 9.6 इंटू 10⁻9.6 डिबाई। तो ये बॉन्ड अगर 100% आयनिक होता तो इसका डायपोल मोमेंट 9.6 डिबाई होता, लेकिन ये बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है, इसका डायपोल मोमेंट इस कारण इतना है। तो इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा 1.3 अपॉन 9.6 इंटू 100। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है इस बॉन्ड में। तो अगर आपको एक बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आया तो आपको उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट दिया रहेगा, वो ऑब्जर्व्ड है, बॉन्ड लेंथ दे रखी होगी, आपको उस बॉन्ड लेंथ को यूज करके ये मान के कि वो बॉन्ड 100% आयनिक हो जाता तो म्यू 100% कैलकुलेट करना होगा। देन उस म्यू 100% की वैल्यू से इसको कंपेयर करेंगे और कितना परसेंटेज है ये वो निकाल लेंगे। तो दिस इज द यूज ऑफ डायपोल मोमेंट। स्टडी पैकेज के सॉल्यूशन में मैंने काफी सारे क्वेश्चन डायपोल मोमेंट के कराए हैं, तो स्टडी पैकेज सॉल्व कीजिए और उसके वीडियो सॉल्यूशन देखिए कि डायपोल मोमेंट नेट कैसे निकालते हैं।
तो ये हमने देखा कोवलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में हमने 3 टाइप के बॉन्ड्स देखे थे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट ये चौथे टाइप का बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। सपोज आपके पास में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है HF, फ्लोरीन बेहद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन पर काफी हाई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके रखेगा। एक HF मॉलिक्यूल है, उसमें फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके बगल में एक और HF मॉलिक्यूल है, उसमें भी ऐसा ही कंडीशन है। ये 2 HF मॉलिक्यूल जब आसपास रहते हैं तो इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पर बहुत पॉजिटिव चार्ज है। इस मॉलिक्यूल का जो F नेगेटिव है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस मॉलिक्यूल का H जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण इस मॉलिक्यूल के F नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। मतलब जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होता है। मगर इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड तभी कहेंगे जब इस हाइड्रोजन पर बहुत पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि इस हाइड्रोजन पे कम पॉजिटिव चार्ज आता तो ये अट्रैक्शन तो होता ये वाला, लेकिन ये अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता। और अगर ये अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता तो हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन जब क्लोरीन से जुड़ा है और जब ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अट्रैक्ट होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज तो लाएगा बट उतना ज्यादा प्लस चार्ज नहीं लाएगा। ये अट्रैक्ट होगा इससे बट ये उतना अट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे, जबकि कंडीशन सिमिलर है। एग्जाम्पल क्या है कि HCl रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, जबकि HF रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मतलब ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि उसने HF को लिक्विड कर दिया है, जबकि HCl में ये अट्रैक्शन है बट HCl गैस है फिर भी। मतलब ये अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग इनफ नहीं है। तो ये अट्रैक्शन स्ट्रांग हो उसके लिए जरूरी क्या है कि इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज ज्यादा है। और ये प्लस चार्ज ज्यादा कब आएगा, जब ये एटम बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके बाद सेकंड नंबर पर है ऑक्सीजन, उसके बाद थर्ड नंबर पर है नाइट्रोजन, उसके बाद बाकी के एटम है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड केवल तब बना हुआ माना जाता है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। बिकॉज ये 3 एटम इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि वो इस हाइड्रोजन पर इतना अच्छा खासा प्लस चार्ज ले आते हैं इलेक्ट्रॉन पुल करके कि यह हाइड्रोजन प्रॉपरली अट्रैक्ट होने लगता है किसी दूसरे एटम से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन 3 एटम्स के केस में माना जाएगा। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होता है। ये प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड है। यही कारण है कि H2O रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ये जो फोर्स है ये इतना स्ट्रांग रहता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को चिपका देता है एक दूसरे से, और वाटर एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जबकि H2S रूम टेम्परेचर पर गैस है।
H2S के मॉलिक्यूल में ये अट्रैक्शन होता है, लेकिन बहुत ही वीक होता है। H2S रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, जबकि H2O रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाता है, बिकॉज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सो सिग्निफिकेंट। सिमिलरली अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जबकि PH3 फॉस्फीन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ये फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो PH3 फॉस्फीन रूम टेम्परेचर पर गैस है, जबकि अमोनिया रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। तो स्कूल एग्जाम में ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तीनों का आंसर सेम है। Why HF is liquid at room temperature while HCl is a gas? Why H2O is liquid at room temperature while H2S is a gas? Why NH3 is liquid at room temperature while PH3 is a gas? इन तीनों का आंसर सेम है। ये लिक्विड है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन हाइड्रोजन एटम is covalently bonded to a very high electronegative atom, fluorine, oxygen or nitrogen, then it gets sufficient positive charge so that it can be attracted significantly towards the electronegative atom of another molecule. This force of attraction is called hydrogen bond. This force of attraction is called hydrogen bond. तो हाइड्रोजन बॉन्ड के डेफिनेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड के डेफिनेशन when hydrogen atom is covalently bonded to a very high electronegative atom like fluorine, oxygen or nitrogen, then it gets sufficient positive charge so that it can be attracted significantly towards the electronegative atom of another molecule. This force of attraction is called hydrogen bond. इस डेफिनेशन में एम्फेसिस कौन से वर्ड पे दिया जाना चाहिए, इस डेफिनेशन में कौन से वाले वर्ड को अंडरलाइन किया जाना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव। श्रेया, Sir, very high electronegative. सुदीप गुप्ता,
Hello. हाँ जी, So very high electronegative. इसमें अंडरलाइन किया जाना चाहिए इस वर्ड को, so that it can be attracted significantly. अभी तो मैंने बताया कितने सारे एग्जांपल्स है कि सेम ऐसे ही कंडीशंस HCl में या H2S में भी तो क्रिएट हो रही थी। अगर इस डेफिनेशन का सिग्निफिकेंट वर्ड हटा दें ये वाला, तो ऐसी कंडीशन और भी जगह आती हैं, बट उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहते हैं? ये सिग्निफिकेंटली अट्रैक्ट होना चाहिए सो दैट सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाए, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ रियल केमिकल बॉन्ड। इसका नाम है बॉन्ड, लेकिन ये एक रियल केमिकल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ना इसमें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इन्वॉल्व है। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ रियल केमिकल बॉन्ड, सिर्फ इसका नाम बॉन्ड है बिकॉज ये सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है। ये वैसे भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला इंटरेक्शन है, जबकि बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स को जोड़ता है। ये बॉन्ड तो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रहा है। सर H बॉन्ड बनाने वाले मॉलिक्यूल्स पे लैटिस बनाएंगे क्या? नहीं, एच बॉन्ड बनाने वाले मॉलिक्यूल लैटिस बनाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा। अगर ये एच बॉन्ड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो वो लैटिस बना लेंगे, उतना स्ट्रांग नहीं हुआ तो वो लिक्विड स्टेट में रहेंगे। हाँ, ये है कि अधिकतर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे वाटर हो गया या HF हो गया या NH3 हो गया। लेकिन टेम्परेचर बहुत लो करके काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बहुत कम कर दो तो फिर वो लैटिस भी बना सकते हैं, जैसे आइस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ रियल केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड स्टिल आपके पास तीन ही टाइप के हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। आपके पास में मॉलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनॉल, आपके पास में मॉलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनॉल, और आपके पास में मॉलिक्यूल है ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। ये बेंजीन पर OH लगा है तो ये फिनॉल है, उसके नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा है। बेंजीन पर अगर कोई ग्रुप लगा होता है तो उसके ग्रुप के दोनों पास वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, उनके पास वाली पोजीशन मेटा कहलाती है, और बिल्कुल दूर वाली पोजीशन पैरा कहलाती है। हालांकि ये डिपेंड करता है उस ग्रुप के लगे होने पर। अगर ग्रुप यहाँ लगा है तो अब ये दोनों पोजीशन ऑर्थो है, ये दोनों पोजीशन मेटा है और ये पैरा है, तो ये इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पोजीशन रहती है। तो ये OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो पोजीशन थी, ये दोनों मेटा पोजीशन थी, ये पैरा पोजीशन थी। तो वी विल कॉल इट पैरा नाइट्रोफिनॉल। बट एक और मॉलिक्यूल है आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इन दोनों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? इन दोनों में से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? सर पैरानाइट्रोपेनॉल में होगी। पैरानाइट्रोफिनॉल में कैसे होगी? यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये इसको पुल कर लेगा,
इलेक्ट्रॉन को, तो इस हाइड्रोजन पे प्लस आएगा इस ऑक्सीजन के कारण, और इसके बगल में ये ऑक्सीजन पास में है, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएगा, जबकि ये हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है इस O के कारण, बट इससे ये नाइट्रो ग्रुप बहुत दूर हो गया है, देयर विल बी नो अट्रैक्शन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बट नॉट लाइक दिस, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इस तरह से, एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और ऐसे, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से होगी। सपोज इसके आपके पास में 5-7 मॉलिक्यूल है या बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से होगी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये एक ही मॉलिक्यूल के 2 ग्रुप्स के बीच में हो रही है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये एक ही मॉलिक्यूल के 2 ग्रुप्स के बीच में हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हो रही है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है उसका। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो इंटरमॉलिक्यूलर है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है। इसके पहले जो HF बताया था, H2O बताया था, NH3 बताया था, वो सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस थे। ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर होना। बिकॉज ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सारे मॉलिक्यूल लार्ज स्केल पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। मतलब एक बीकर में आपके पास बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है, ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे सब, क्योंकि A से B जुड़ा है, B से C जुड़ा है। तो लार्ज स्केल पे सब मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन, द लार्ज स्केल एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। The large scale aggregation of molecules via intermolecular hydrogen bonding, मॉलिक्यूल्स का लार्ज स्केल पर एक दूसरे से सबका जुड़े रहना, सबका, ये एसोसिएशन कहलाता है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब एसोसिएशन होता है। यहां पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े नहीं है, सब अलग अलग है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एक मॉलिक्यूल के 2 ग्रुप एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस मॉलिक्यूल में एक साइकिल तो यहां थी, एक साइकिल और बनी, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर था, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर और बन गया, मतलब मॉलिक्यूल में एक साइकिल थी, एक साइकिल और बन गई। तो जब ऐसे मल्टीपल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। द फॉर्मेशन ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चिलेशन। तो
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसोसिएशन होता है, बट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो चिलेशन होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। दिस फॉर्मेशन ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड चिलेशन। तो ये चिलेशन है, ये चिलेशन हुआ। ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये सब मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका रहेगा? पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दोनों लिक्विड होते हैं, बट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका रहेगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका रहेगा? सर पैरानाइट्रोफिनॉल। सर इंटर। पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो आपको इसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा इनको अलग करके वेपोराइज करने के लिए। ये तो ऑलरेडी अलग अलग है, केवल वैन डर वाल फोर्स इनके बीच में है जो वीक होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट उतना नहीं बढ़ता है। इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो आपको एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें ये भी चेक करना चाहिए कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है, इसलिए सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए आपको उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते आनी चाहिए। The properties of water, वाटर की कई प्रॉपर्टीज हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है। एक तो वाटर लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर काफी हाई रहता है। अभी बताया कि इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई रहती है। वाटर मॉलिक्यूल को अगर आपको वेपोराइज करना हो तो आपको हीट देनी पड़ेगी और ये हाइड्रोजन बॉन्ड सारे तोड़ने पड़ेंगे, तो आपको काफी सारी हीट वाटर को देनी पड़ती है, तो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा हो जाती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई। वाटर की स्पेसिफिक हीट काफी हाई रहती है। अगर आप ये हीट सब्सटेंस को वेपोराइज करने के लिए दे रहे हो तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। लेकिन अगर ये हीट आप इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए दे रहे हो जिससे टेम्परेचर राइज करेगा तो वो स्पेसिफिक हीट है। आपको वाटर का टेम्परेचर राइज करना है, यू हैव टू सप्लाई मच हीट बिकॉज उसमें से बहुत सारी हीट तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में खर्च होगी, कुछ हीट ही बस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को बढ़ाएगी, तो टेम्परेचर वाटर का धीरे राइज करेगा। वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कराने के लिए 1 ग्राम वाटर को आपको 1 कैलोरी हीट देनी पड़ती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो वाटर में खूब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण
जब आप हीट देते हो तो बहुत सारी हीट उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में खर्च होती है, तो ना तो वाटर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है, ना वाटर इजीली वेपोराइज होता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर। आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर की डेंसिटी से कम रहती है। ऐसा बहुत कम सब्सटेंसेस के साथ होता है कि उनका सॉलिड फॉर्म उनके लिक्विड फॉर्म से लाइटर हो। लिक्विड वाटर में आइस डालेंगे तो वो नीचे नहीं बैठती है बल्कि ऊपर फ्लोट करती है। जनरली किसी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म अपने ही लिक्विड फॉर्म से ज्यादा डेंसर होता है, हेंस वो उसमें नीचे सिंक हो जाना चाहिए। बट डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ऐसा क्यों होता है? आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम क्यों होती है? इट इज पार्टली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पार्टली बिकॉज ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डायमंड के जैसा होता है। जैसे डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम के आसपास टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे 4 कार्बन लगे होते हैं, फिर उस कार्बन से फिर अगले 4 कार्बन लगे होते हैं। ऐसे हर कार्बन से 4 कार्बन जुड़ते जाते हैं, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। और दिस कंप्लीट लैटिस ऑफ कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड। कार्बन एटम्स का एक कंप्लीट लैटिस फॉर्म हो जाता है। ये डायमंड होता है। सेम ऐसी टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आइस बनती है। वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। तो ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर से और 2H से एक वाटर मॉलिक्यूल से इधर से जुड़ा रहता है, एक वाटर मॉलिक्यूल से इधर से जुड़ता है, एक वाटर मॉलिक्यूल से इधर से जुड़ता है और एक वाटर मॉलिक्यूल से इधर से जुड़ता है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसने 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। ऐसा हर वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, फिर उसके आसपास 4 रहेंगे, फिर उसके आसपास 4 रहेंगे। तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, बस डायमंड का स्ट्रक्चर में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, आइस के स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो स्ट्रक्चर है, सपोज आपके पास में एटम्स है, आप इन एटम्स को चिपका के एक जगह कहीं रखते हैं, तो इन एटम्स को अगर आप ऐसे रखते तो ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक हो जाते हैं। अगर इन एटम्स को आप ऐसे चिपका के रखते, जमा के, तो ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक हो जाते हैं। मतलब एक गिवन वॉल्यूम का 74% वॉल्यूम ये लोग ऑक्यूपाई कर लेते, 26% वॉल्यूम खाली पड़ा रहता है अंदर। लेकिन अगर आपने उन्हीं एटम्स को ऐसे अरेंज किया, एक एटम के आसपास टेट्राहेड्रा में 4, फिर उसके आसपास टेट्राहेड्रा में 4, इस तरह से अरेंज करने में ये एटम्स काफी दूर दूर रहते हैं और इस सिस्टम में काफी बड़े बड़े गैप रहते हैं। इन बड़े बड़े गैप्स के कारण इस पूरे सिस्टम की डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ केवल 36% स्पेस ही ऑक्यूपाई होता है, बाकी का स्पेस खाली पड़ा रहता है। ये खाली पड़ा स्पेस है, तो ये सिस्टम ज्यादा डेंसिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो आइस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसमें ज्यादा पैकिंग नहीं हो पाती है
और इसके कारण डेंसिटी कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज ये यूनिट वॉल्यूम है तो उसमें मास काफी कम रहेगा, जबकि अगर ये एटम ऐसे पैक हुए होते तो पर यूनिट वॉल्यूम मास काफी ज्यादा रहता है क्योंकि एटम्स बहुत सारे आ गए। तो दिस स्ट्रक्चर विल प्रोवाइड हाई डेंसिटी बट दिस स्ट्रक्चर विल प्रोवाइड वेरी लो डेंसिटी। तो why density of ice is less than density of water? Because ice crystallizes in a structure which offers very less density. अगर हम इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देते, आइस को हम मेल्ट कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो जो बीच की खाली गैप है वाटर मॉलिक्यूल इसमें पास आएंगे। तो अगर हमने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस थी, आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जिससे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, ये वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा पास आ जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल अगर थोड़ा पास आने लगे, इन गैप में आने लगे, तो यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल बढ़ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये लिक्विड वाटर है, आप ऐसा करते जा रहे हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऐसा होगा, बट ग्रेटर देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड अब टेम्परेचर के कारण ये मॉलिक्यूल दूर जाने लग जाएंगे और डेंसिटी कम होने लग जाएगी। मतलब डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऐसा आएगा, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम रहेगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आइस की डेंसिटी जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है कम रहेगी। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद डेंसिटी फिर कम होती है क्योंकि अब ये पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी लेने के कारण दूर जाने लगते हैं। तो आइस का स्ट्रक्चर जब टूटता है तो वाटर मॉलिक्यूल पास आते हैं, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता तो फिर दूर जाने लगते हैं। तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction. Suppose अभी तक हम देख रहे थे मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले फोर्सेस, ये कोवेलेंट बॉन्ड, पर इन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक होता है आयन डायपोल इंटरेक्शन, जब एक आयन किसी डायपोल से इंटरेक्ट करता है, आयन डायपोल इंटरेक्शन, जैसे सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड आयन डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन अगला कैटेगरी का इंटरेक्शन होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जब एक डायपोल का पॉजिटिव एंड उस दूसरे डायपोल के नेगेटिव एंड से इंटरेक्ट करता है, दिस इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन,
हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन देखा जाए तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का ही एक एक्सट्रीम केस है। ये भी डायपोल है और ये अट्रैक्शन ज्यादा सिग्निफिकेंट है इससे। तो ये आयन डायपोल इंटरेक्शन है, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, मगर ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक एक्सट्रीम केस है जिसको हमने दूसरा नाम दे दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन कब मिलेगा? जब आप एक पोलर सब्सटेंस में, पोलर मतलब उसके पास डायपोल है, उसमें कोई आयन डाल देंगे। जैसे वाटर में आपने सोडियम आयन डाल दिए या क्लोराइड आयन डाल दिए। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आपको किस में मिलेगा? जब आपने एक पोलर सब्सटेंस में दूसरा पोलर सब्सटेंस डाल दिया। आपने वाटर में HCl डाल दिया या वाटर में अमोनिया डाल दिया। वाटर पोलर है, अमोनिया पोलर है, दोनों में इंटरेक्शन होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। मगर मान लीजिए आपने एक पोलर सिस्टम में, एक ऐसा सिस्टम था जिसके मॉलिक्यूल पोलर थे, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स डायपोलर थे। सपोज आपने एक पोलर सिस्टम में एक नॉन पोलर सब्सटेंस डाल दिया। अब ये पोलर सब्सटेंस आपस में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रखेंगे, बट उसमें वो जो आपने नॉन पोलर सब्सटेंस डाल दिया है, ये नॉन पोलर है। इसका न्यूक्लियस और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल है, ये नॉन पोलर है। मगर ये बगल में जो डायपोल है, इसका नेगेटिव एंड क्या करेगा? इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो बगल में डायपोल है, इसका पॉजिटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और इसका न्यूक्लियस थोड़ा इधर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाएगी और इसमें एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये वैसे तो नॉन पोलर था, बट बाजू के डायपोल्स के कारण ये पोलराइज हो जाएगा। तो ये एक परमानेंट डायपोल था, उसने इस मॉलिक्यूल में एक डायपोल इंड्यूस कर दिया। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इट इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये डायपोल है परमानेंट, ये इंड्यूस हुआ है। अगर ये नहीं होता तो ये वाला डायपोल नहीं बनता। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। सर इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फिर से समझा दो सर। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके पास में एक परमानेंट डायपोल बना हुआ है। इसका नेगेटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को पुल करेगा, तो ये न्यूक्लियस इस तरफ आ जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो गई और इसका नेगेटिव पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ चला गया, इसमें एक डायपोल मोमेंट आ गया, तो ये इंड्यूस हुआ है। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, जब एक परमानेंट डायपोल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस कर दे। मगर मान लीजिए आपके पास में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी के भी पास परमानेंट डायपोल नहीं है। इस पूरे सिस्टम में किसी के भी पास परमानेंट डायपोल नहीं है, तो यहाँ आयन डायपोल इंटरेक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन नहीं होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी नहीं होगा।
क्योंकि किसी के पास परमानेंट डायपोल है ही नहीं। फिर यहां कैसे इंटरेक्शन होगा? ये मॉलिक्यूल मीडियम में मूव कर रहा है, ये टकरा रहा है किसी से, किसी के पास जा रहा है, किसी से दूर जा रहा है। तो ये मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो ये मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बिकॉज ऑफ सम हीट और बिकॉज ऑफ सम रीजन, सपोज मोमेंटरी इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो गई, और इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हुई और ये मॉलिक्यूल में एक हल्का सा डायपोल क्रिएट हुआ। जैसे इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होने से डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, इसका पॉजिटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करके इसमें भी एक डायपोल क्रिएट करा देगा, इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये डायपोल जो खुद टेम्पररीली बना है, ये बगल वाले में एक टेम्पररी डायपोल क्रिएट कर देगा। जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक होगी, इसकी भी ठीक हो जाएगी, मगर तब तक इसमें डिस्टर्ब हो गई, इसमें डिस्टर्ब होने से इसमें डिस्टर्ब कर देगा वो। तो ये डायपोल खुद परमानेंट डायपोल नहीं है, ये खुद टेम्परेरी था, ये बगल वाले में एक टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस कर दे रहा है। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये सबसे वीकेस्ट कैटेगरी का इंटरेक्शन है, क्योंकि दोनों ही डायपोल इंड्यूस है, परमानेंट डायपोल यहां सिस्टम में है ही नहीं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये इंटरेक्शन होते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। दिस इज आल्सो कॉल्ड लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। और वैन डर वाल फोर्सेस। इनको लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस या वैन डर वाल फोर्सेस कहेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, ये अपनी स्ट्रेंथ के घटते हुए ऑर्डर में है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है आयन डायपोल, उससे वीकर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे वीकर होता है डायपोल, उससे वीकर होता है इंड्यूस्ड डायपोल, और सबसे वीकर होता है वैन डर वाल। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ये सब्सटेंस की मेनली फिजिकल स्टेट को डिसाइड करते हैं। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल स्टेट को भी चेंज करता है, केमिकल प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करता है, बट खासतौर से ये तीनों सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड रहना है कि लिक्विड हो जाना है कि गैस होना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना है कि कम होना है। नेक्स्ट, रेजोनेंस। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट क्या है? केमिकल बॉन्डिंग में हमने कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स देखे जो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, लेकिन कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल C6H6, बेंजीन मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर बेंजीन मॉलिक्यूल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो बेंजीन मॉलिक्यूल के लिए एक स्ट्रक्चर और दिया जाता है, ये वाला, कि ये डबल बॉन्ड यहां नहीं है बल्कि वो यहां है। पर ये स्ट्रक्चर भी बेंजीन मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो लेटर ऑन ये कह देते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों में से कोई सा नहीं है, बल्कि एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो इन दोनों के बीच का कोई स्ट्रक्चर है, इन दोनों का कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जिसको हम पेपर पे बना नहीं सकते।
उसको हम इमेजिन कर सकते हैं एज अ हाइब्रिड ऑफ दीज टू। मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है जिसमें इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड डबल भी है और सिंगल भी है। अब ऐसा स्ट्रक्चर पेपर पे बनाना पॉसिबल नहीं है जिसमें दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड को डबल भी बनाओ और सिंगल भी बनाओ। तो when all the properties of a molecule cannot be explained by a single Lewis structure, when all the properties of a molecule cannot be explained by a single Lewis structure, then for that molecule more than one Lewis structure are written. When all the properties of a molecule cannot be explained by a single Lewis structure, then for that molecule more than one Lewis structures are written, and it is considered that the actual structure is a hybrid of all these structures. When all the properties of a molecule cannot be explained by a single Lewis structure, then for that molecule more than one Lewis structures are written, and it is considered that the actual structure is a hybrid of all these structures. This concept is called resonance. ये कॉन्सेप्ट रेजोनेंस कहलाता है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर बेंजीन के हमने बनाए हैं ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का ये नहीं होता है। ये जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं दे आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये हाइपोथेटिकल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इनका हाइब्रिड रहता है। तो दो स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, इनको रिलेट करने के लिए एक डबल हेडेड एरो इनके बीच में लगाया जाता है। कई मॉलिक्यूल हैं जिनमें रेजोनेंस पाया जाता है। ओजोन का स्ट्रक्चर इन दोनों का कोई हाइब्रिड है। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर इन तीनों का कोई हाइब्रिड है। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल रेजोनेंस के बता दिए हैं। सर सर ये सारे जो आपने एग्जांपल बताए इसको अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल से नहीं देख सकते? बेंजीन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल से कैसे बताओगे? नहीं सर, ये जो नीचे आपने 4-5 दिए। हाँ, मगर उनमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बताओगे तो भी ओजोन का स्ट्रक्चर ये नहीं होता है। ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इन दोनों का कोई हाइब्रिड। मतलब ओजोन में आप ये नहीं बता सकते कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन से दो एटम्स के बीच में बना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बॉन्ड बना नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि किन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है वो फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे।
अब एक टॉपिक बच जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।